गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सोनल मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज सैंपऊ धौलपुर से। जैसा कि मैंने आपको थर्ड ईयर में सेकंड पेपर भारत के भूगोल में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट किया, जिसमें हम भारत के भौतिक स्वरूपों के बारे में पढ़ रहे थे। उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए हम हिमालय के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने हिमालय के विस्तार, उसके क्षेत्रफल तथा उसके भौगोलिक, प्रादेशिक और भूवैज्ञानिक वर्गीकरणों के बारे में पढ़ा। वो सभी डिटेल्स मैंने आपको इससे पहले के लेक्चर में अच्छी तरीके से समझाई हैं। अब हम आगे बात करते हैं हिमालय की उत्पत्ति के बारे में, कि हिमालय की उत्पत्ति किस तरीके से हुई, कब हुई, कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जिनके कारण हिमालय जो है वो पर्वत के रूप में आज हमारे सामने विद्यमान है। इसकी उत्पत्ति की जो व्याख्या की जाती है उसके लिए दो मेन सिद्धांत हैं। एक तो है कोबर का भूसन्नति सिद्धांत और एक है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। कोबर का जो भूसन्नति सिद्धांत है आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, और प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत भी आपके फर्स्ट ईयर के सिलेबस में था, तो आपको इसके बारे में थोड़ा जानकारी होगी पहले से ही। तो हिमालय की उत्पत्ति के बारे में भी ऐसा माना जाता है कि हिमालय की उत्पत्ति प्लेट विवर्तनिकी घटनाओं के द्वारा या भूसन्नतियों के द्वारा हुई है। सबसे पहले जो भारतीय प्लेट थी और इस पर स्थित भारतीय भूखंड था, जिसे गोंडवाना लैंड नामक विशाल महाद्वीप का हिस्सा माना गया, और ये अफ्रीका से सटा हुआ था। जैसा कि हमने नॉर्मली पढ़ा है, ऐसा माना जाता है कि हमारी जो पृथ्वी है पहले गोंडवाना लैंड के द्वारा बनी हुई थी, यानी स्थलीय खंड को के उत्तरी भाग को गोंडवाना लैंड और दक्षिणी भाग को अंगारा लैंड का नाम दिया गया था। तो भारत को भी गोंडवाना लैंड का हिस्सा माना गया। और जब हम हमारा पुराना नक्शा देखते हैं, यानी प्राचीन नक्शों को जब हम देखते हैं, तो उसमें जब विश्व के सभी महाद्वीपों को आपस में मिलाया जाता है तो भारत भी अफ्रीका महाद्वीप से मिला हुआ दिखता है। अब क्या हुआ, समय के साथ में धीरे धीरे प्लेटों की गति होती है। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत क्या कहता है कि प्लेटें हैं, हमारे जितने भी महाद्वीप हैं वो सब प्लेटों पे बने हुए हैं। तो जो भारतीय प्लेट मानी गई है, उस भारतीय प्लेट की गति हुई, और उस गति के द्वारा ये जो भारतीय प्रायद्वीपीय पठार है वो अफ्रीका से अलग होते हुए धीरे धीरे उत्तर की ओर बढ़ गया। ऐसा पॉसिबिलिटी किसके कारण हुई है? प्लेटों की गति के कारण, क्योंकि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में बताया गया है कि प्लेटों की गति दो दिशाओं में हुई है, उत्तर दक्षिण में और पूर्व पश्चिम में। तो जो भारत का निर्माण हुआ है वो प्लेट के उत्तर दिशा में गति करने के कारण हुआ है। ऊपरी क्रिटेशियस काल में लगभग जो 840 लाख वर्ष पूर्व था, भारतीय प्लेट ने बहुत तेज़ी से उत्तर की ओर गति प्रारंभ की और लगभग 6000 किलोमीटर की दूरी तय की। फिर जो यूरेशियन प्लेट है, अर्थात जो यूरोपीय क्षेत्र की प्लेट है और जो भारतीय प्लेट है, उसके बीच में टकराव हुआ। टकराव के बाद में जो समुद्री प्लेट है उसके निमज्जित हो जाने के बाद ये समुद्री टकराव अब महाद्वीपीय टकराव में बदल गया। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जब भारत का उत्तर की ओर विस्तार होने लगा तो धीरे धीरे जो महासागरीय क्षेत्र है वो नीचे दसता चला गया और महाद्वीपीय क्षेत्र जो है वो आपस में मिलने लग गए। तो फिर प्लेटें किस तरह की हो गई? दोनों साइड महाद्वीपीय यानी स्थलीय रूप में विद्यमान हो गई। जब महाद्वीपीय प्लेटों का टकराव हुआ तो उसके कारण क्या होता है? विनाश होता है। जब एक जैसी प्लेटें एक दूसरे से टकराएंगी तो क्या होगा? संपीड़न पड़ेगा, मोड़ पड़ेगा और वलन पड़ेंगे, जिसके कारण जो केंद्रीय हिमालय है उसकी रचना हुई। जैसे नॉर्मली ऐसा माना गया जो पर्वतों का निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है? वलनों के द्वारा होता है। फिर जब ये क्रिया घटित हुई, केंद्रीय हिमालय का निर्माण हुआ, फिर धीरे धीरे 2500 किलोमीटर की जो भूपर्वतीय लघुकरण की घटना है वो इससे स्टार्ट हो चुकी थी। इसके साथ ही जो भारतीय प्लेट है उसका जो उत्तरी पूर्वी हिस्सा है 45 अंश के आसपास घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में वो घूम चुका था। इस घूमने के कारण और इन टकरावों के कारण हिमालय की 3 अलग अलग श्रेणियों की रचना हुई, जिनका क्रम उत्तर से दक्षिण की ओर है। जो मैंने आपको इसके वर्गीकरण में पढ़ाया, पहला आता है मान हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर शिवालिक, और अब एक उसका और दक्षिणतम रूप है ट्रांस हिमालय। तो इस तरीके से जो है प्लेटों के टकराव के कारण, प्लेटों के निर्माण के कारण, उनकी गति के कारण जो है वो हिमालय का निर्माण माना जाता है। हिमालय क्या है? प्राचीन वलित पर्वत है, अर्थात वलनों के द्वारा मोड़ पड़ने के कारण हिमालय की उत्पत्ति हुई है। तो मैं समझती हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि हिमालय का निर्माण किस तरीके से हुआ है। आगे इसी क्रम में अगर हम बात करें तो हम ये देखते हैं
कि हिमालय जो है वो समय के साथ साथ निर्मित हुआ, समय के साथ साथ इसका विकास हुआ। अब हिमालय का महत्व क्या है, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि हिमालय आज उत्तर में हमारे भारत में स्थित है, तो केवल क्या ये एक पर्वत श्रृंखला है, इसका हमारे जीवन में भी कोई महत्व है, या भारत की जलवायु को मेंटेन करने में या भारत के लिए इसका किस तरह से योगदान है। तो हिमालय पर्वत के जब हम महत्व को देखते हैं तो उसमें 3 तरह से इसका महत्व स्पष्ट होता है, जैसे कि प्राकृतिक, आर्थिक और पर्यावरणीय। 3 रूपों में हम इसके महत्व को समझते हैं। तो हिमालय का जो महत्व है वो केवल आसपास के देशों के लिए नहीं है, बल्कि पूरा जो विश्व है उस पर इसका प्रभाव पड़ता है। जैसा कि हम बात करें ध्रुवीय क्षेत्रों की, तो ध्रुवीय क्षेत्र जो होते हैं वो पृथ्वी पर सबसे बड़ा कैसा क्षेत्र है, हिमाच्छादित। यहाँ अर्थात वहाँ पर वर्ष भर जो है वो बर्फ़ ढकी हुई रहती है, जिससे कि हमारे विश्व की जो जलवायु है वो प्रभावित होती है। तो हम इसके महत्व को समझें तो सबसे पहले बात करते हैं इसके प्राकृतिक महत्व के बारे में। उत्तर भारत का जो मैदान है, अर्थात हमारा जो दूसरा भौतिक स्वरूप है जिसके बारे में अब हम आगे पढ़ेंगे, वह और जो सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है वो हिमालय से लाए गए जलोढ़ के निक्षेपों से निर्मित है। अर्थात हिमालय से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं जो अपने साथ में कंकड़, पत्थर, मिट्टी आदि चीज़ें लेकर के बहती हैं, और फिर ये ले जा कर के जैसे ही ये नदियाँ पर्वतीय क्षेत्रों से ढालों के माध्यम से समतल भूमि पर उतरती हैं तो वहाँ पर जो है उस मिट्टी को, उस कंकड़ पत्थरों को जमा करने का कार्य करती है। तो इसके कारण जो हमारा उत्तर भारत का विशाल मैदान है जिसमें आज हम निवास कर रहे हैं, जो हमारा मैदानी क्षेत्र है, उसका निर्माण हुआ है। दूसरा जो इसका सबसे बड़ा महत्व है वो है दक्षिण एशियाई क्षेत्रों के लिए, क्योंकि यहाँ की जो जलवायु है वो हिमालय के कारण ही नियंत्रित होती है। हिमालय जो है वो बहुत विशाल पर्वत है जो कि उत्तर में साइबेरिया से जो बहुत ठंडी हवाएं आती हैं उन ठंडी हवाओं को रोकने का कार्य करता है, और भारत में जाड़े की ऋतु को बहुत ज़्यादा बढ़ने से या बहुत अधिक ठंड होने से जो है वो रोकता है, जिसके कारण भारत का जो मौसम है या जो उसकी जलवायु है वो थोड़ी सी बैलेंस बनी हुई रहती है। नेक्स्ट है जो पर्वत श्रेणी है वो मानसूनी पवनों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करती हैं, अर्थात बंगाल की खाड़ी से जब मानसून गर्मियों के बाद में स्टार्ट होता है तो वो हिमालय पर्वत से टकराकर वहीं पर रुककर वर्षा करने में सहायक होता है, जिससे कि उस क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ की अर्थव्यवस्था जो होती है वो काफ़ी हद तक निर्भर करती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा मौसिनराम जो कि चेरापूंजी में है वहाँ पर होती है, तो वहाँ पर भी क्या है, गारो खासी जयंती पहाड़ियाँ हैं जो कि हिमालय का ही एक भाग है। उन पहाड़ियों के द्वारा बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून को रोका जाता है और वो वहाँ पर वर्षा करने में सहायक होती हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो हिमालय की उपस्थिति के कारण ही जो भारतीय उपमहाद्वीप है वहाँ पर जिन क्षेत्रों में, यानी भारत में जिन क्षेत्रों में उष्ण और उपोष्ण जलवायु पाई जाती है वो सभी क्षेत्र कहाँ हैं, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित हैं। अन्यथा अन्य क्षेत्रों में अक्षांशीय स्थिति के अनुसार समशीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु मिलनी चाहिए। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि मैंने आपको पहले बताया, जो प्रीवियस लेक्चर हमने पढ़े थे उनमें मैंने बताया कि जैसे जो कर्क रेखा है वो भारत के मध्य में से जाती है, जिसके कारण उत्तर में उष्ण और दक्षिण में उष्ण और उत्तर में उपोष्ण जलवायु रहती है। तो ऐसा किसके कारण है, कर्क रेखा के कारण। लेकिन हिमालय की स्थिति भी इसमें जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हिमालय भी इस कटिबंधीय जलवायु को बनाए रखने में सहायक होता है। अगर आज हिमालय ना होता तो शायद जो जलवायु है वो कैसी हो जाती, समशीतोष्ण जलवायु के अंतर्गत हो जाती। अगली जो इसका प्राकृतिक महत्व है वो यह है कि हिमालय में हमेशा वर्ष भर बर्फ़ जमी रहती हैं, हिमाच्छादित श्रेणियाँ रहती हैं जिनसे हमेशा जो बर्फ़ की नदियाँ हैं जिन्हें हम हिमनद बोलते हैं वो बहती रहती हैं। इसके कारण भारत में बहुत सारी नदियाँ जो हैं वो हमेशा बहती रहती हैं। बहुत सारी नदियों के उद्गम स्थल वहाँ पर स्थित हैं, चाहे भारत की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, नेपाल है, बांग्लादेश है आदि सभी में जितनी भी सिंधु, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जितनी भी नदियाँ हैं उनका निकास स्थान कहाँ से है, हिमालय से है। तो ये हमारे भारत में, पाकिस्तान में, नेपाल में और बांग्लादेश में जल संसाधन की पूर्ति करता है, इनसे पानी की आपूर्ति होती है। प्राकृतिक महत्व के बाद बात करते हैं आर्थिक महत्व के बारे में। जैसा कि हिमालय क्षेत्र जो है वहाँ पर वन संसाधन बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं, जिसके कारण वहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय मुलायम लकड़ी वाली वनस्पति मिलती है और शंक्वाकार वन के स्रोत भी हैं जो कि आर्थिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं।
बहुत सारे औषधीय पौधे भी मिलते हैं। जैसा कि आपने रामायण देखी है, रामायण में भी आपने देखा होगा कि हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जाते हैं। तो संजीवनी बूटी लेने कहाँ जाते हैं? उत्तर में स्थित हिमालय पर्वत में। तो शुरू से ही हम देखें तो पौराणिक कथाओं में भी ऐसा बताया गया है कि बहुत सारे औषधीय पौधे जिनसे दवाइयाँ बनती हैं वो सभी हमें हिमालय से मिलती हैं। चारागाह के रूप में बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि बड़े बड़े घास के मैदान हैं, वहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं, जंगलों का विस्तार है, जिसके कारण वहाँ पे जो है वो नर्म घास मिलती है। इसे पश्चिमी हिमालय में इन्हें मर्ग कहते हैं। कुमायूं क्षेत्र में बुग्याल और प्याल के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे खनिज जैसे कि चूना पत्थर, डोलोमाइट, स्लेट, चट्टानी नमक आदि मिलता है। फलों की खेती के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सिंचाई के स्रोत के रूप में सदाबहानी वर्ष भर बहने वाली नदियाँ हैं। पर्यटन उद्योग विकसित हुआ है। बहुत से पर्यटन केंद्र जैसे डल झील है जम्मू कश्मीर में, देहरादून है, शिमला है, नैनीताल है, मंसूरी है, ये सभी पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा जल विद्युत उत्पादन के लिए भी फैसिलिटी मिलती है, क्योंकि वर्ष भर बहने वाली नदियाँ यहाँ से निकलती हैं, जिन पर से आसानी से जल विद्युत उत्पादित की जा सकती है। अगला जो इसका महत्व है वो है पर्यावरणीय महत्व। पर्यावरणीय महत्व की बात करें तो जैसे फूलों की एक घाटी है, वो फूलों की घाटी जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुई है। तो वो किस में स्थित है? हिमालय में स्थित है। जैव विविधता भी मिलती है, अर्थात विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगर हम पूरे भारत की बात करें तो भारत के जो है वो एक तो अरुणाचल का जो पूर्वी हिमालय क्षेत्र है और जो फूलों की घाटी वाला क्षेत्र है उसे यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है जैव विविधता स्थल के रूप में। इसके अलावा हिमालय के जो हिमनद हैं वो आज भी जलवायु परिवर्तन के प्रमुख संकेतांक के रूप में हैं, अर्थात जब हिमालय के हिमनदों की बर्फ़ पिघलना स्टार्ट होगी इसका मतलब हमारी पृथ्वी का जो उष्णन है वो बढ़ रहा है, हमारी पृथ्वी पर जो गर्मी की प्रक्रिया है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। अंतिम जो इसका महत्व आता है वो आता है सामरिक महत्व। सामरिक महत्व जब हम देखते हैं तो हिमालय का जो दक्षिण एशिया है उसमें बहुत अधिक सामरिक महत्व रहा है, क्योंकि एक प्राकृतिक अवरोध के रूप में ये काम करता है, जिसके कारण उत्तर से अगर हम पर कोई भी हमला होता है, मतलब कोई सैन्य आक्रमण होते हैं, उनके बहुत कम चांसेस रहते हैं, क्योंकि इतने बड़े विशाल पर्वत को पार करके सेनाएं जो हैं वो हमला कर पाने में असक्षम हैं। तो काफ़ी हद तक हमारे भारत की जो है वो सैन्य हमलों की दृष्टि से सुरक्षा रहती है। इसके बाद में अगर हम बात करें कश्मीर की और सियाचिन की, ये दोनों ही इस समय काफ़ी विवादित क्षेत्र हैं। चीन द्वारा जो हिमालय के शिखर पर बनाई गई प्राकृतिक सीमा रेखा है, इसके अलावा जो मैकमोहन रेखा है उसको मान्यता देने से इनकार कर दिया गया है, जिसके कारण एक भू राजनीतिक विवाद भी होता है। अभी कुछ ही समय पहले आपने टीवी पे भी देखा होगा कि भारत और चीन के बीच में एक क्षेत्र है जिस पर कब्जा करने के लिए भारत और चीन के मध्य में गोलाबारी भी हुई थी और थोड़ी बहुत घुसपैठ भी हुई थी। तो वह स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं बनी हुई रहती है। इसके अलावा हिमालय की भूमि कैसी है? बहुत ज़्यादा ऊंची भूमि है, जिसके कारण नेपाल अपनी बफर स्टेट की स्थिति को सुरक्षित रखता है। इसमें एक शब्द आया बफर स्टेट। बफर स्टेट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा देश या एक ऐसा क्षेत्र जो चारों ओर से स्थलीय क्षेत्र से घिरा हो, यानी वहाँ पर किसी भी तरह का जलीय विस्तार नहीं है। तो हिमालय के कारण जो नेपाल है वो बफर स्टेट के अंतर्गत आता है, और इसकी चारों तरफ कोई ना कोई देश जरूर है या फिर हिमालय स्थिति जो है ये अपनी बनाए रखता है। तो इस तरीके से भारत के भौतिक स्वरूपों में हमने सबसे पहले स्वरूप हिमालय के बारे में पढ़ा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, इसको याद भी करना है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं। ये मैंने आपको 2 लेक्चर के माध्यम से समझाया, क्योंकि अगर मैं 1 लेक्चर में समझाती तो हो सकता है आपको उतना समझ में नहीं आता। तो ये लेक्चर और इससे प्रीवियस लेक्चर जो मैंने डाला है वो दोनों ही हिमालय को डिफाइन करते हैं, हिमालय की व्याख्या करते हैं। तो हिमालय के बाद में जो हमारा सेकंड लेक्चर है, अब जो मैं नेक्स्ट लेक्चर पढ़ाऊंगी, यानी दूसरा जो हमारा भौतिक स्वरूप है वो आता है उत्तर भारत का विशाल मैदान, जिसके बारे में मैं आपको अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगी।